हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो हम लोग जो क्रैश कोर्स सीरीज चल रही है या फिर जिसको हमने सीओ सिलेक्शन सीरीज नाम दिया है, उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट 4 लेके आए हैं और यहाँ हम लोग पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो बेटा आपका आईरिस एजुकेशन में स्वागत है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो टर्म है यहाँ पर है ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल्स क्या होता है? न्यूक्लियस के चारों तरफ का वो रीजन, किसी भी एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ का वो रीजन जहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होती है, यानी द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, इट इज कॉल्ड ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल्स कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के होते हैं, एस, पी, डी एंड एफ। एस ऑर्बिटल कैसा होता है बेटा? स्फेरिकल शेप, स्फेयर के शेप का होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 3 डायमेंशनली सबसे ज़्यादा होती है। जो पी ऑर्बिटल होता है वो डबल शेप का होता है। तो डबल शेप में यहाँ पर 3 तरह के पी ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। और एक्स वाई जेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सिस में, एक्सिस को, यानी पी एक्स में इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाएंगे? एक्स एक्सिस पर, पी वाई में वाई एक्सिस पर और पी जेड में जेड एक्सिस पर। जो डी ऑर्बिटल्स होता है, तो डी ऑर्बिटल्स कैसा होता है? डबल नंबर शेप होता है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है वो कहाँ पर होगी? जैसे 5 ऑर्बिटल्स हमने बताए हैं डी के, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो यह जनरली जैसे डी एक्स वाई है, तो डी एक्स वाई में इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाएंगे? जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो एक्स और वाई, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो एक्स और वाई एक्सिस पे नहीं पाए जाएंगे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाएंगे? एक्स और वाई प्लेन में, यानी एक्स और वाई प्लेन में पाए जाएंगे, ना कि एक्स और वाई एक्सिस पर पाए जाएंगे। ऐसी डी वाई जेड, तो वाई और जेड प्लेन में पाए जाएंगे और डी जेड एक्स में जेड और एक्स प्लेन में पाए जाएंगे। जबकि 2 पॉइंट यहाँ पर याद रखना है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। यहाँ पर नीट और IIT मेंस में इसका शेप पूछा जाता है कि जो डी एक्स वाई और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर का शेप कैसा होता है। तो बेटा ये चीज ध्यान रखना कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका शेप होता है क्लोवर लीफ शेप। क्लोवर लीफ शेप यानी जो लौंग होती है उसकी पत्ती, यानी जो पौधा होता है लौंग का, ठीक है, उसकी जो पत्ती होती है उस शेप की होती है। और जबकि डी जेड स्क्वायर, इसका शेप होता है डोनट शेप, डोनट शेप का होता है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पर क्वांटम नंबर क्या होता है बेटा? तो क्वांटम नंबर वो सेट है, द सेट ऑफ नंबर्स या द सेट ऑफ 4 नंबर्स विच डिस्क्राइब और रिप्रेजेंट द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। यानी एक तरह से जैसे कि हमारा एड्रेस है, तो अगर मान लो आपका कोई फ्रेंड है, तो फ्रेंड मान लो अमेरिका में रह रहा है और आपको आपके पास उसको आना है, आपके पास आना है, तो उसके लिए 4 उसको चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो वो कंट्री जिसमें आप रहते हैं, जैसे इंडिया, एक वो शहर जिसमें आप रहते हैं, इंडिया का वो शहर जिसमें आप रहते हैं। आप अगर मान लो दिल्ली रहते हैं तो दिल्ली का पता होना चाहिए कि आप दिल्ली में रहते हैं या बॉम्बे में या कलकत्ता में। तीसरी चीज़ वो लोकेलिटी या वो एरिया या वो नगर या वो कॉलोनी जिसमें आप रहते हैं उस शहर में। और चौथा हाउस नंबर। ऐसे यहाँ पर है। तो क्वांटम नंबर क्या है? एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। ये 4 नंबर होते हैं, स्पेसिफिक क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि ये 4 नंबर ऐसे हैं जो एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन से डिस्टिंग्विश करता है उसी एटम में। भाई एक एटम में कई इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 15, 20, 50, 100। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं आपस में डिफरेंशिएट, डिस्टिंग्विश किससे होते हैं? इन्हीं 4 क्वांटम नंबर की हेल्प से। तो जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या दिखाता है? वो nth सेल जिसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। भाई जैसे हमने कहा कि आप किस कंट्री में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं कि अमेरिका में रहते हैं कि चाइना में रहते हैं कि रशिया में रहते हैं, जहाँ पर भी आप रहते हैं। तो वैसे यहाँ पर है, भाई न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की चारों तरफ क्या है? पीरियड है या सेल्स है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? nth सेल वेयर इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। तो जो पॉसिबल वैल्यू है, जो पॉसिबल वैल्यू है n की, वो कितनी हो सकती है? पॉसिबल वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 1, 2, 3, 4, कोई भी इंटीजर वैल्यू होगी 1 से इनफाइनाइट तक, ठीक, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो अगर 1, 2, 3, ठीक है, अगर मान लो n की वैल्यू 2 है तो यानी वो सेकंड सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है।
दूसरा ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, तो बेटा हमने बताया था आपको जो बोहर शैडो मॉडल है जहां पर n टर्म यूज हो रहा है वो सारी इंफॉर्मेशन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करता है। जैसे साइज ऑफ द सेल्स, कैसे हमें पता है कि जो रेडियस है Rn इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। तो बेटा यहाँ पे n की वैल्यू यूज हो रही है, तो ये क्या है आपका, ये रिप्रेजेंट करता है साइज ऑफ द सेल्स। और क्या रिप्रेजेंट करता है ये रिप्रेजेंट करता है एनर्जी ऑफ द nth सेल, जिसमें वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उस सेल की एनर्जी हमने बताई थी -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ऐसी nth सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2n स्क्वायर, भाई nth इलेक्ट्रॉन कितने हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने रह सकते हैं किसी n सेल में 2n स्क्वायर। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन Vn फाइंड आउट कर सकते हैं 2.19 इंटू 10 टू द पावर 8 जेड अपॉन n सेंटीमीटर पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन देता है जो स्मॉल n से रिलेटेड है। दूसरी जो क्वांटम नंबर होती है दैट इज कॉल्ड एजीमुथल क्वांटम नंबर। बेटा एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर या सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से। तो पहले तो ये कि क्या पॉसिबल वैल्यू होती है n की, तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ n स्मॉल n की क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है 0 to n minus 1, यानी nth सेल के लिए पॉसिबल वैल्यू। जैसे इफ n इक्वल टू अगर 1 है फर्स्ट सेल है तो बताओ n की वैल्यू क्या होगी 0, है ना। इसी तरह से अगर n की वैल्यू 2 है तो बताओ n की वैल्यू कितनी होगी 0 से n minus 1, यानी 0 से 2 minus 1 यानी कितनी 0 से 1, 0 से 1 क्या 0 और 1, है ना। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो पॉसिबल वैल्यू है। ठीक है, अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक तो रिप्रेजेंट करता है ये टाइप ऑफ सबसेल, टाइप ऑफ सबसेल, किस सबसेल में वो इलेक्ट्रॉन है। जैसे अगर n की वैल्यू हमारी n की वैल्यू अगर 0 है तो जो सबसेल है सबसेल कौन सी होगी, n की वैल्यू 0 है तो सबसेल होगी S। अगर n की वैल्यू 1 है तो सबसेल होगी P, n की वैल्यू अगर 2 है तो सबसेल होगी D, और n की वैल्यू 3 है तो सबसेल होगी F। F सबसेल में है, तो जैसे n इक्वल टू 1 यानी अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है तो l की वैल्यू 0 यानी उसमें सिर्फ एक ही सबसेल है S सबसेल, और n की वैल्यू 2 यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है 2 है तो उसमें दो सबसेल होंगी 0 और 1, यानी 0 किसको रिप्रेजेंट करता है S सबसेल को और 1 P सबसेल को। इसी तरह से अगर n की वैल्यू 3 हुई तो n की वैल्यू 0 से 2 यानी 0 1 और 2, यानी 0 है S सबसेल, 1 है तो P सबसेल और 2 है तो D सबसेल। तो इस तरह से ये एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है, टाइप ऑफ सबसेल को रिप्रेजेंट करता है और शेप ऑफ सबसेल को। शेप बताई थी हमने, S सबसेल कैसे होती है स्फेरिकल, P डबल, D डबल नंबर और F कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड शेप होती है। इसके अलावा हम देखें तो एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को। ठीक है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को। तो बेटा इसके लिए फॉर्मूला एक होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू √h/2π √L प्लस 1, दिस द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है h/2π को अपन लोग क्या h बार भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो h/2π है इसको या h0 भी बोलते हैं। ठीक है, h0 √L प्लस 1। ऐसा क्वेश्चन आता है नीट में कि विच इज करेक्ट फॉर्मूला फॉर द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, तो h0 √L प्लस 1। नेक्स्ट देखें तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो बेटा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी जो पॉसिबल वैल्यू है m की, पॉसिबल वैल्यू ऑफ स्मॉल m वो कहाँ से कहाँ होती है -L से +L। बेटा एक चीज ध्यान रखना, अब जैसे m के लिए अगर हम बात करें कि इफ l इक्वल टू 1, अब l इक्वल टू 1 किसके लिए होता है, हमने बताया था l इक्वल टू 1 किसके लिए, p सबसेल के लिए, यानी ये हम बात कर रहे हैं p सबसेल के लिए। तो इनकी जो m की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक -L से +L, यानी -1 से +1 फॉलोड बाय 0, यानी -1 0 और +1।
और m जो हमारी जो p सब शेल है इसमें कितने तीनों ऑर्बिटल्स होते हैं, हमने बताया था px py pz, px py pz। तो यहाँ m की वैल्यू कितनी होगी 3, m की वैल्यू होगी -1 0 और +1। तो इस तरह से ये रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे l 2 हुआ, अगर l 2 है तो कौन सा सब शेल है d सब शेल है, और d सब शेल है तो इसमें कितने ऑर्बिटल होंगे 5, कैसे -2 -1 0 +1 और +2 है ना। तो d सब शेल में कितने 5 ऑर्बिटल होते हैं। इसी तरह से f सब शेल में 7 ऑर्बिटल होते हैं। f सब शेल में l की वैल्यू 3 और m की वैल्यू -3 से +3 यानी -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, तो 7 ऑर्बिटल्स होंगे। तो इस तरह से ये m की वैल्यू होती है। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, ये दिखाता है ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल, भाई px py pz किस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। और यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट होता है, एक फॉर्मूला कोई क्वेश्चन आ सकता है। मैग्नेटिक मोमेंट याद रखना इक्वल टू √n+2, वो हर मैग्नेट्रॉन, ये यूनिट होती है। और n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बेटा ये इसको भी एक्सप्लेन करता है, जो बोहर-शार्टोव मॉडल है उसमें लिमिटेशन था, जीमैन इफेक्ट को वो नहीं समझा पाए थे कि मैग्नेटिक फील्ड में फाइन लाइन में कैसे स्प्लिट हो जाता है, तो ये उसको भी एक्सप्लेन करता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। फोर्थ इज द स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर 2 होती हैं, यानी जो पॉसिबल वैल्यू होती हैं वो कितनी होती हैं 2। पॉसिबल वैल्यू इक्वल टू या तो +½ होगी या फिर -½ होगी। अगर +½ है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है। और -½ है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट कर रहा है। तो जो हम लोग इलेक्ट्रॉन फील करते हैं किसी ऑर्बिटल में, तो पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन को, फिर दूसरा हाफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो -½ +½ एंड देन -½ उनको स्मॉल s की वैल्यू होती है, यानी स्पिन क्वांटम नंबर। बेटा यहाँ पर ये 3 फॉर्मूले याद रखिएगा, इसको क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन nth सेल कितने होते हैं n², ठीक है। nth सेल में कितने ऑर्बिटल n²। आप देखो इस तरह से समझ सकते हो, जैसे सेकंड सेल की बात कर रहे हैं तो सेकंड सेल में n की वैल्यू कितनी होगी 2, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे 2 2 4 यानी 4। अब 4 ऑर्बिटल्स कैसे होंगे, हमने कहा जो सेकंड सेल है इसमें 2 l की वैल्यू है 0 1 और l की वैल्यू 0 s ऑर्बिटल के लिए, 1 की वैल्यू p ऑर्बिटल्स के लिए। तो s में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं 1 और p में कितने होते हैं 3, तो s और p में मिला दें तो कितना हो जाएगा 1 और 3 कितना 4 ऑर्बिटल्स होते हैं s और p मिला के। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि कितने ऑर्बिटल्स होंगे किसी nth सब सेल में, ऑप्शन में दिया हुआ है n² 2l² 2l+1 इस तरह से। तो आप इसको आंसर टिक कर सकते हैं। दूसरा देखें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सब सेल, ठीक है। किसी सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, तो उस सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे 2l+1। l क्या है एजीमुथल क्वांटम नंबर। जैसे अगर हम p सब सेल की बात करें तो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो यहाँ l की वैल्यू बताइए, p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 2 × 1 + 1 यानी 2 + 1 यानी 3 होती है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे p में 3 होंगे। d के लिए देखो d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, l की वैल्यू d के लिए 2 होती है, 2 × 2 4 + 1 5, तो 5 ऑर्बिटल्स आ जाएंगे। तो एक और तरीका है बेटा कि अगर आपको जैसे उन्होंने कह दिया कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सब सेल ए, अब ऑप्शन दिया है 2l+1 2 बाहर रख दिया ब्रैकेट में, फिर 2l+1, तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आपको याद है कि 3 होती है p सब सेल में, तो अब l की वैल्यू p के लिए 1 होती है, तो 2 × 1 + 1 यानी 3, तो 3 यहाँ पर आंसर आएगा। यहाँ पर रखने पे वो 3 आंसर नहीं आएगा। तो आप इस तरह से भी चूज कर सकते हैं। या इन्होंने कहा कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, अब आपको पता है कि जो पहला है फर्स्ट सेल एक ही ऑर्बिटल होता है s ऑर्बिटल, 1 + 1 होता है। या 2 है, 2 में 2 ऑर्बिटल 2 सब सेल होती हैं s और p, टोटल ऑर्बिटल्स 4 होते हैं। तो आपने रखा फॉर्मूला 2 का स्क्वायर 4, उससे मैच कर गया, आप उसको क्या है, यानी आप इस तरह से चेकआउट भी कर सकते हैं कि कौन सा उसमें फिट बैठ रहा है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन सही हो जाते हैं। थर्ड है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब सेल, भाई जितनी ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है, उसके दुगने क्या होंगे इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो इसमें क्या 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 ब्रैकेट में 2l+1, इस तरह से आप निकाल सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब सेल।
तो बेटा यहाँ पर जितना भी हमने पढ़ा है इसमें इंपॉर्टेंट बता दें, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी चीज़ें हैं जिससे क्वेश्चन आना ही आना है या आता ही है। एक तो क्वेश्चन आता है बेटा क्वांटम नंबर से। क्वांटम नंबर से ये क्वेश्चन आता है कि 4 वैल्यू दे देते हैं, 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें n की वैल्यू दे देंगे, l की वैल्यू दे देंगे, m की वैल्यू दे देंगे और s की वैल्यू दे देंगे। कहेंगे बताइए इन चारों में से कौन सी पॉसिबल नहीं है। तो देखो बेटा यहाँ पर जो n की वैल्यू है और जो l की वैल्यू है, l की वैल्यू हमेशा n से कम होगी, n से ना तो ज़्यादा हो सकती है ना ही बराबर। क्यों? क्योंकि जो l की वैल्यू है वो 0 से n-1 है, यानी एक कम ही होगी। ठीक है। तीसरी चीज यहाँ पर जो m की वैल्यू है वो -l से +l होगी, यानी ये जो m की वैल्यू है वो n के बराबर नहीं होगी, ठीक, उससे कम ही होगी। और कहाँ से कहाँ? l के -1 से +1 होगी। यानी अगर हमने यहाँ पर देखा तो l की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू 2 से ज़्यादा नहीं होगी, यानी ना -3 होगी ना +3 होगी, का -2 से +2 तक, यानी -2, -1, 0, +1, +2 इस तरह से हो सकती है। ठीक है। और इसमें क्वांटम नंबर या +1/2 होगी या -1/2 होगी। तो इस तरह से एक क्वेश्चन इस पे बनता है, 100% उसको प्रैक्टिस कर लेना। और दूसरा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है जो नोट में हमने तीनों फॉर्मूले लिखाए, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन nth सेल n², नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सब सेल 12+1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल 2 × 12+1। तो यहाँ पर एक और आपको हिंट कर दे रहे हैं कि आप ऐसे फॉर्मूले पे क्या करना, वैल्यू पुट कर लेना। अगर थोड़ा आपको याद है कि हाँ भैया पहली सेल में s सब सेल होती है और उसमें एक ही ऑर्बिटल होता है, दूसरी सेल में s और p सब सेल होती है, उसमें आपके 1 और 3 4 ऑर्बिटल्स होते हैं, या फिर थर्ड सेल में s, p और d सब सेल होती है तो उसमें 1 + 3 + 5 यानी 9 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो इस तरह से आप माइंड में रख के वैल्यू पुट करके आप आंसर को चूज कर सकते हैं। बेटा अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो आप इसको शेयर कर देना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।